नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, बजट सत्र का 9 फरवरी से आ सकता है प्रस्ताव। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आज 24 जनवरी को दिन के 4 बजे से शुरू हो गई है। बताया गया कि कैबिनेट की बैठक में झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का प्रस्ताव आएगा। बजट सत्र इस बार 9 फरवरी से बुलाए जाने की संभावना है, जो 29 फरवरी तक चलेगा। सूत्रों ने बताया कि 15 फरवरी को सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर सकती है। 13 फरवरी को सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी। आप सबको को बता दूं कि यह हेमंत सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। श्रम विभाग द्वारा राज्य भर में 49 नियोजनालय कार्यरत हैं। इसकी संख्या कम करने का प्रस्ताव है। इसकी जगह 31 नियोजनालय किए जाने का प्रस्ताव है। वजह है कि एक ही जिला में 2-2, 3-3 नियोजनालय कार्यरत हैं। इससे सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इन्हें मर्ज कर दिया जाएगा। इससे सरकार को 5 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। आप सबको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक में 150 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव आ सकता है। इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट विभाग को भेजा भी गया है। आने वाले 7 दिन झारखंड के लिए कष्टकारी, निशिकांत दुबे ने कहा। झारखंड की राजनीतिक उठापटक में हर बार गोड्डा के सांसद निशिकांत की बातों को काफी गंभीरता से लिया जाता है। ऐसा कई बार हुआ कि निशिकांत दुबे ने जो कहा वो सच भी हो गया। कई बार तो जांच एजेंसी से जुड़ी बातें मीडिया को भी निशिकांत दुबे के ट्वीट से ही पता चलती है। बीते 20 जनवरी को ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की। उस दिन से लेकर अब तक इस बात को लेकर काफी सियासी ड्रामा भी हो रहा है। इसी बीच 22 जनवरी को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन बाबा नगरी देवघर के मंदिर को न सजाए जाने से एक बार फिर से निशिकांत दुबे ने एक बयान जारी किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक बयान देते हुए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन पर एक बार फिर से नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैंने बाबा मंदिर की साज सज्जा को लेकर खुद यहां के एसडीओ को फोन किया। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उनसे मंदिर को सजाने का आग्रह भी किया। कहा कि अब मंदिर का सरकारीकरण हो चुका है, यह अब एक ट्रस्ट के रूप में काम कर रहा है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और मैं ट्रस्टी हूं और इन हालातों में मंदिर का ना सजाया जाना गलत है। उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा भी एसडीओ को कहा कि अगर वो मंदिर नहीं सजा सकते हैं तो मुझे कहें, मैं मंदिर को सजा दूंगा। फूलों का तो अभी इंतजाम नहीं हो सकता है, लेकिन लाइट्स तो लग सकती है। लेकिन फिर भी इसमें राजनीतिक हो गई। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बाबा के मंदिर में कोई अगर राजनीतिक करता है तो उनका सर्वनाश निश्चित है। इस बात पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आने वाले 7 दिन झारखंड के लिए काफी कष्टकारी होने वाले हैं। रांची समेत कई इलाकों में आज हो सकती है बारिश। 25 जनवरी के बाद से कैसा रहेगा मौसम, आइए जान लेते हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसका असर झारखंड में भी दिख रहा है। इस कारण राज्य के दक्षिणी यानी कि कोल्हान तथा मध्य यानी कि राजधानी और आसपास के भाग में आज बुधवार को यानी कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बादल भी छाए रह सकते हैं। गुरुवार से मौसम साफ रहेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा है कि राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बादल और हल्की बारिश हो सकती है। आप सबको बता दूं कि राजधानी रांची में आज बुधवार को हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा। बादल के कारण न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। बादल छटने के बाद से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र का पूर्व अनुमान है कि राजधानी का पारा बादल छटने के बाद 25 जनवरी के बाद 2-3 दिनों के लिए 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। करीब पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजधानी का न्यूनतम तापमान मंगलवार को 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं डाल्टनगंज का 6 और जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे अधिक ठंड चतरा में रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। टाटा मोटर्स में हर साल 800 से अधिक कर्मचारियों को होगा स्थायीकरण, बनी सहमति। टाटा मोटर्स में स्थायीकरण के मुद्दे पर श्रम विभाग, कंपनी प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच हुई कई दौर की वार्ता के बाद हर साल 800 अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी करने पर लगभग सहमति बन गई है। इस मुद्दे पर टाटा मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट विशाल बत्सा के स्तर पर भी वार्ता हो चुकी है। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को इस पर समझौते की उम्मीद है। इसके बाद तय हो जाएगा कि करीब 3 से 4 साल में सभी अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण हो जाएगा। यह भी लगभग तय हो चुका है कि बहाल होने वाले कर्मचारियों को दूसरे प्लांट में नहीं बल्कि इसी प्लांट में समायोजित किया जाएगा। हालांकि इस पर अब तक मैनेजमेंट या यूनियन की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया। आप सबको बता दूं कि अभी फिलहाल श्रम विभाग के स्तर पर ही वार्ता चल रही है। धनबाद में 4 फरवरी को 8 लेन सड़क पर रोड शो कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को धनबाद आएंगे। बलियापुर में सभा होगी। 8 लेन सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर सकते हैं। नगर निगम ने साज यानी कि झारखंड स्टेट हाईवे अथॉरिटी को 27 जनवरी तक 8 लेन सड़क का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। नगर निगम के निर्देश पर साज यानी कि झारखंड स्टेट हाईवे अथॉरिटी ने कमल कटसरिया स्कूल के पास पुरानी पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम भी शुरू कर दिया है। इसके बाद जो है 300 फीट अधूरी सड़क का काम पूरा होगा। भाजपा के सूत्रों के अनुसार 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धनबाद में कार्यक्रम था। कुछ तकनीकी कारणों से 27 जनवरी का कार्यक्रम स्थगित कर 4 फरवरी को रखा गया है। बलियापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करेंगे। इसके बाद हर्ल का उद्घाटन भी करेंगे। 8 लेन सड़क पर प्रधानमंत्री का रोड शो का कार्यक्रम है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोकपाल द्वारा शिबू सोरेन परिवार की चल अचल संपत्ति की जांच के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन परिवार लाख हथकंडा अपना ले बच नहीं सकता। ऐसे भ्रष्ट लोगों की जगह हटवार जेल में ही है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि अगर भ्रष्टाचारी लुटेरे इसी प्रकार सत्ता पर काबिज होते रहे तो जनता का लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई लूटी है उन्हें हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए। भाजपा का भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा तब तक जब तक भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिल जाती भाजपा चैन से नहीं बैठेगी। एक दिन भ्रष्टाचारियों को हटवार जाना ही पड़ेगा। हजारीबाग में बोधी बागी में 26 जनवरी से लगेगा शहीद मेला। हजारीबाग के बोधी बागी मैदान में 26 जनवरी से जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित शहीद मेला को लेकर बोधी बागी मैदान में सर्वदलीय बैठक हुई। अध्यक्षता बीडीओ संतोष कुमार ने की। संचालन प्रोफेसर राजेंद्र यादव ने किया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि व्यक्तिगत सहयोग से बोधी बागी मैदान में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक शहीद मेला का आयोजन किया जाएगा। मेला का उद्घाटन 26 जनवरी को 2 बजे किया जाएगा। बीडीओ ने कहा कि मेले के लिए जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। स्थानीय कार्यक्रम में प्रखंड के प्रतिनिधि, समाज सेवी और ग्रामीण आपसी सहयोग से शहीद मेले का आयोजन करेंगे। इधर जो है मेला में अग्रणी भूमिका निभाने वाले भाजपा के नेता बटेश्वर मेहता ने कहा कि प्रदेश में पहली बार इस चाक की धरती पर 5 दिवसीय शहीद मेला का आयोजन कर शहीदों और उनके परिजनों को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। रामगढ़ में फाइनेंस कर्मी शोएब हत्याकांड का उद्भेदन, आरोपी हुआ गिरफ्तार। रामगढ़ के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत चैनपुर में रविवार की रात हुई निजी फाइनेंस कर्मी मोहम्मद शोएब अंसारी जिनका उम्र 24 वर्ष की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में उद्भेदन कर लिया। इसके आरोपी अभिजीत राणा को गिरफ्तार कर मंगलवार को ही जेल भेज दिया गया। इस मामले को लेकर रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने वेस्ट बोकारो ओपी में पत्रकारों को बताया कि रविवार रात भारत फाइनेंस कंपनी में कार्यरत कर्मचारी शोएब अंसारी की हत्या उसी कंपनी में कार्यरत सहकर्मी अभिजीत राणा ने गोली मारकर कर दी थी। पलामू में फायरिंग, घर में घुसकर शख्स को गोली मारी। पलामू के हुसैनाबाद में अज्ञात अपराधियों ने गौतम सिंह नाम के एक व्यक्ति को घर में घुसकर गोली मार दी। गोली लगते ही गौतम सिंह गिर गए जबकि अपराधी भाग निकले। गौतम को गोली क्यों मारी गई है अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल गौतम को हॉस्पिटल लाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर गोली चलने की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। नशा के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई, तरुण मेडिको का संचालक नस्ली दवा बेचते हुआ गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नशा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तरुण मेडिको के संचालक रवीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से नस्ली दवा कोरेक्स सिरप बरामद किया गया है। संचालक बरियातू में मंदिर के पीछे छिपकर नशीली दवाएं बेचता था। सीसीएल कथरा में हाईटेंशन तार की चपेट में आया कर्मचारी, मौके पर हुई मौत। बोकारो के सीसीएल कथरा वासरी रेलवे साइडिंग में एक कर्मचारी 25,000 वोल्ट की हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। रेलवे रैक के बॉक्स से शख्स कोयला उतार रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक तेनुघाट ओपी थाना क्षेत्र के चापी गाँव का रहने वाला था। घटना आज बुधवार दोपहर लगभग 1 बजे की है। बोकारो के एक गांव में घुसा 36 हाथियों का झुंड, घरों को तोड़ा, फसलों को रौंदा, कई कुंटल अनाज कर गए चट। बोकारो जिला में गोमिया प्रखंड अंतर्गत लुगु पहाड़ क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया है। इस बार झुंड में 36 हाथी है जिसमें 6 से 7 बच्चे हैं। मंगलवार की मध्य रात्रि बाद करीब 1 बजे हाथियों के इस झुंड ने ललपनिया पंचायत के नया बस्ती में तांडव मचाना शुरू कर दिया। हाथियों ने गांव में 3 आदिवासियों को घरों में धावा बोला और करीब 12 क्विंटल चावल, धान, महुआ, मकई चट कर गए।
इतना ही नहीं, बाड़ी में लगे सब्जियों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। इसके हाथियों ने नया बस्ती में कांति देवी के घर की खिड़की के ग्रिल और लोहे के मुख्य दरवाजे को तोड़ दिया। हालांकि यहां हाथी घुस नहीं सके, जिसके बाद बसंती देवी के निर्माणाधीन घर, जिसमें ताला लगा हुआ था, तोड़कर अंदर घुस गए और अंदर रखे करीब 2 क्विंटल महवा और धान चट कर गए। इसी तरह चांदमुनि देवी के घर को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस घर में चारों तरफ हाथियों ने तोड़फोड़ की और घर में रखे 3 क्विंटल चावल, 5 क्विंटल महुआ, 1 क्विंटल मकई और बाजरा खा गए। 2 बोरियों में भरे आलू को भी चट कर गए। हाथियों ने इनकी बाड़ी में लगे हुए आलू और फूलगोभी को भी फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। जबकि खेरा बाड़ी में ग्रामीण बालदेव महतो, जलेश्वर महतो, खेलो महतो और संतोष महतो की बाड़ियों में लगे हुए आलू की फसल को नुकसान पहुंचाया। इधर जो घटना की सूचना पर मुखिया नामावती देवी के पति और पूर्व मुखिया बबली सोरेन नया बस्ती पहुंचे और नुकसान का जायजा लेते हुए उन विभाग से पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र इस झुंड को इलाके से बाहर नहीं खदेड़ा गया तो नुकसान का दायरा व्यापक होगा। हाईकोर्ट ने जमशेदपुर उपायुक्त मंजुनाथ के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक अगली सुनवाई तक रखी है जारी। 1 फरवरी को अगली सुनवाई। अगस्त 2022 में सांसद निशिकांत दुबे को प्लेन से दिल्ली जाने के क्रम में देवघर में रोकने के खिलाफ दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज को निरस्त करने को लेकर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की याचिका की आंशिक सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट ने प्रार्थी मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ अगले आदेश तक पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। पूर्व की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था दिल्ली में दर्ज कराया गया 0 एफआईआर झारखंड पुलिस को सौंप दिया गया है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि 31 अगस्त 2022 को शाम में जब वह प्लेन से दिल्ली जा रहे थे तो तत्कालीन देवघर उपायुक्त मंजुनाथ के कहने पर सुरक्षा कर्मियों ने देवघर एयरपोर्ट पर उन्हें रोका और जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सरकारी कार्यों में बाधा डालने का भी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया। प्रार्थी का कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं, इसलिए इससे संबंधित 0 एफआईआर को रद्द किया जाए। झारखंड के 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का होम लोन बढ़कर होगा 60 लाख, संपत्ति भी बंधक नहीं रखना होगा। झारखंड के 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अपना आशियाना बनाने के लिए सरकार उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार कर्मचारी हित में जल्द ही बड़ा फैसला लेगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी भी कर ली गई है। आवास लोन के लिए नियमों को ढील देने पर भी विचार किया जा रहा है। ब्याज दर में भी कमी होगी, लोन का दायरा भी बढ़ेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले हाउसिंग लोन को 30 लाख से दोगुना कर 60 लाख रुपए तक करने पर विचार चल रहा है। यह राशि 7.5% ब्याज दर पर लोन के रूप में दी जाएगी। वहीं सबसे बड़ी राहत इसमें यह है कि अब लोन के अंगोष्ठ संपत्ति को बंधक नहीं रखा जाएगा। सरकार ने इस पर छूट देने का निर्णय लिया है। ST/SC कर्मचारियों को विशेष रूप से CNT के प्रावधानों में यह छूट प्रदान करेगी। मॉर्गेज नियमों की वजह से लोन मिलना मुश्किल हो रहा था, ऐसे में अब इस पर राहत दी जाएगी। सरकार का मानना है कि वे सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं, यही काफी है। उन्हें लोन देने के लिए वित्त विभाग ने इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। अब जो है प्रस्ताव विधि विभाग के पास भेजा गया है, वहां से स्वीकृति मिलते ही कैबिनेट से इसकी भी मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद वित्त विभाग संकल्प जारी कर लागू करेगा। आप सबको बता दें कि सरकार की हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस होम लोन स्कीम का लाभ सभी अस्थायी कर्मचारियों को मिलता है, जो कर्मचारी 5 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार ने की है, घर की मरम्मत के लिए भी एडवांस लोन दिया जाएगा। अप्रैल मई में झारखंड में लोकसभा चुनाव के हैं आसार, तैयारियों को लेकर आयोग है चौकस। झारखंड में पिछली बार की तरह इस बार भी अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने के आसार हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आम चुनाव 2024 की तैयारियों को करने का निर्देश दिया है। आप सबको बता दूं कि वर्ष 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने को कहा गया है। इस आधार पर माना जाए तो लोकसभा चुनाव यहाँ 7 चरणों में हो सकते हैं। आप सबको बता दूं कि 2019 में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव यहां हुए थे। संभव है कि चुनावी तिथि भी इसी डेट की तर्ज पर या इसके आसपास ही रह सकता है। आम चुनाव की तैयारी के लिए आयोग के स्तर से विभिन्न गतिविधियों को शुरू किए जाने को समय सीमा निर्धारित की जाती है। इसी आधार पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यों को निर्देश देना भी आरंभ किया है। अब आयोग के निर्देश के बाद झारखंड में भी निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय चौकस हो गया है। इधर जो है झारखंड में चुनावी तैयारियां करीब पूरा कर ली जाने की बात भी कही गई है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन से लेकर जिलों में तैयारियों के संबंध में भी चुनाव आयोग को नियमित तौर पर सूचना दी जा रही है।
दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।